जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा जो डेली जीके जीएस का टेस्ट होता है उसका टेस्ट नंबर 4 कराएंगे और बाकी के 3 टेस्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। हाँ, और इसमें ये टेस्ट नंबर 4 के साथ साथ टेस्ट नंबर 5 भी कराएंगे। दोनों वीडियो साथ में रहेंगे, 4 और 5। तो दोनों टेस्ट को इसी वीडियो में देख लीजिएगा साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। एक सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, सभी सब्जेक्ट से मिले हुए रहते हैं। तो चलिए आज 100 क्वेश्चन देखेंगे टोटल, और टेस्ट नंबर 4-5 दो टेस्ट का 100 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मक्का को भारत में किसके रास्ते लाया गया था। मक्का को भारत में किसके रास्ते लाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका और स्पेन के रास्ते। बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, अफ्रीका और स्पेन के रास्ते। अफ्रीका और स्पेन के रास्ते, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा, नीचे दिए गए कट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। हिमालयी दर्रे और श्रेणियों जिनमें ये दर्रे स्थित हैं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है वो चुनने कह रहा। तो देखिए युग्मों में से कौन सा 2 बार आ गया है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। ये जो जिला दर्रा बृहत में है ये सही है, और बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में ये भी सही है, और फोटूला दर्रा लद्दाख श्रेणी में ये गलत है। खरदुला दर्रा काराकोरम श्रेणी में ये भी गलत है। इसका सिर्फ पहला और दूसरा सही होगा। तो पहला दूसरा किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी में है। तो 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। भारत की कपास वाली काली मृदा ब्लैक कॉटन सॉइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पूछ रहा ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है ये चुने बोल रहा। तो देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ये हो जाएगा डी ऑप्शन। इन मृदाओं में मृतिका घटक कम होता है और इसलिए इसमें व्यापक प्रकार की फसलें और सब्जियां उगाई जा सकती है, ये गलत है। तो इसलिए गलत पूछ रहा था, तो सही नहीं है, तो गलत पूछ रहा था। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये 3 सही है। वे उच्च नामी धारण करते हैं, वे चूना प्रचुर मात्रा में उनमें चूना प्रचुर मात्रा में होता है, वे उच्च नामी धारण करती है, और कपास वाली काली मृदा को रेगुण भी कहा जाता है। ये सब सही है और ये गलत है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंधु नदी तंत्र की नदियों के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। और नीचे दिया गया है कि दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कौन कौन सही है कोड के हिसाब से। तो विचार सतलज नदी का ये कीजिए विचार यहाँ वाला यहाँ आ गया है, यहाँ लगता। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में है, जहाँ इसे लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। करा पहला ऑप्शन है कि सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में है, जहाँ इसे लांगचेन खबाब के नाम से जाना जाता है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण, ये भी सही है। तो तीसरा झेलम सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये गलत हो जाएगा। झेलम सिंधु नदी नहीं बल्कि चिनाब नदी तंत्र का सबसे सहायक नदी है, तो इसलिए पहला दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्रेय और कायांतरिक सेल दोनों का उदाहरण है। बताइए का निम्नलिखित में से कौन सा अग्रेय और कायांतरिक सेलों का उदाहरण है। ये दोनों सेल का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट है, जो अग्रेय और कायांतरिक सेल का उदाहरण है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा करा कोरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है। बताइए कोरियोलिस प्रभाव जो है सर्वाधिक कहाँ होता है। तो ये उत्तरी ध्रुव पर कोरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक होता है, सी ऑप्शन सही होगा साथियों। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य की किरणें लंबी नहीं होती है। भारत के किस राज्य में सूर्य की किरणें लंबी नहीं होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनने कह रहा। देखिए इधर भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये कोड के हिसाब से चुनने कह रहा। तो देखते हैं कि किस राज्य में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है। तो ये बिहार में नहीं पड़ता है और मणिपुर में नहीं पड़ता। एक मिनट, बिहार और मणिपुर में नहीं पड़ता है साथियों, बाकी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पड़ता है। लंबवत नहीं पड़ती है, बिहार में नहीं पड़ता, मणिपुर में नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने बोल रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। 8 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 8 नंबर का निम्नलिखित में से भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, बताइए। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, कोड के हिसाब से चुनना है। तो इसका सही हो जाएगा
ये पलार है, पेरियार नहीं है, पेनार भी है और काली नदी नहीं, यानी कि पहला तीसरा होगा तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी से सारे 50 क्वेश्चन को देखते हैं सेट 4 के। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आप तक पहले पहुँचे। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से किस पाकिस्तानी नागरिक को सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया। अभी तक टोटल 2 लोग को, 2 विदेशी लोग हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहला खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला है। ये 2 लोगों को मात्र भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? 11 का देखेंगे साथियों, तो ये अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, ये सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, ये भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, ये भी सही है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, ये अजमेर नहीं होगा, ये शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है, दिल्ली याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर डी ऑप्शन निकल जाएगा, ये डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा एक चाबार के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? चाबार के अनुसार सर्वोच्च मूल्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम है जो सर्वोच्च मूल्य है, काम। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? जब सिकंदर हमला किया था भारत पर, उसमें उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था, ये पूछ रहा। तो उसमें उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था, नंद राजवंश का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, वो कौन सा युद्ध था? तो ये बक्सर का युद्ध हो जाएगा, बक्सर का युद्ध, ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन निकायों द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन किया जाता है? किन निकाय के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन किया जाता है? तो ये देखते हैं किन निकायों द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन किया जाता है। तो राज्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, राज्य विधायिका के द्वारा किया जाता है, संघ कार्यपालिका के द्वारा भी किया जाता है, निदेशक का पालन किया जाता है, और जीवन बीमा निगम के द्वारा भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा। भारत के महान्यायवादी के बारे में विचार करने के लिए बोल रहा 16 नंबर। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही बात है, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, महान्यायवादी की पदावधि संविधान द्वारा तय की जाती है, ये संवैधानिक पदावधि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो ये सही है कि हाँ, महान्यायवादी जो है देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, सही कथन कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करने का, राज्यपाल का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। राज्यपाल का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है, सही कथन पूछ रहा। निम्नलिखित कथन सही नहीं है पूछ रहा। देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, विचार करके बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो ये राज्यपाल का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है, तो नहीं, ये राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। ये 352 है, 52, 56, 60 है, 60 में वित्तीय आपातकाल है, तो दोनों गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सही नहीं है पूछ रहा था। 18 नंबर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति के संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न किसी विवाद पर राय लेने के लिए अधिकृत करता है? सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति के संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न किसी विवाद पर राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो ये कौन सा करता है? तो ये सलाहकार क्षेत्राधिकार है जो ये करता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा? कितना दिन के अंदर? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है, जो राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो कितने दिनों के अंदर? तो ये 14 दिनों के अंदर नहीं कार्रवाई की जाती है तो उसे लोकसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? शैवाल जो है निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा समूह के हैं, शैवाल थैलोफाइटा समूह के होते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति जो है कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे काइटिन कहते हैं, काइटिन कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर देखिएगा, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? किस पर किया था? तो सी और एच पर, एच और ओ पर किया था, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर देखते हैं, ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था? किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा ये डोबे रेनियर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू इनमें से किसी वजह से फैलता है? किसके वजह से स्वाइन फ्लू होता है? तो स्वाइन फ्लू जीवाणु की वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है, विषाणु याद रखिएगा। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? तो क्षय रोग होता है जीवाणु के चलते, क्षय रोग जीवाणु के चलते। अब विषाणु से अभी ऊपर में पढ़े हैं, कौन सा ये था? देखिए स्वाइन फ्लू विषाणु से है, विषाणु से स्वाइन फ्लू, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन होगा। और क्षय रोग पूछेगा तो जीवाणु। चलिए 25 क्वेश्चन खत्म हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 26 नंबर है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा कितना होगा? यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तु के बीच का बल क्या होगा? तो दोनों वस्तु के बीच का बल 9 गुना होगा, 9 गुना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी में भरे बर्तन में उबाल लाने पर उस पानी में भरे बर्तन में उबाल लाने हेतु ऊष्मा स्थानांतरित की कौन सी प्रमुख विधि का इस्तेमाल होता है? बताइएगा कि पानी में भरे बर्तन में उबाल लाने हेतु ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सा प्रमुख विधि का इस्तेमाल होता है? तो ये संवहन विधि का इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन सही होगा, संवहन विधि का इस्तेमाल होता है। आगे 28 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह होता है। किस माध्यम से? तो प्रत्येक उच्चावर पोषित स्तर के साथ कम हो जाता है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि? आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोष की संख्या बढ़ जाती है, ये ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ जाती है। चलिए 30 नंबर देखते हैं, वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके समान में होता है? तो ये क्षारीय धातुओं के समान होता है, क्षारीय धातुओं के समान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी जाती है। विद्युत बल में कौन सा रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो ये नाइट्रोजन भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है, ये ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किसी वस्तु को है जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 34 नंबर क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? बताइएगा। 34 नंबर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है जो एक वायु प्रदूषक क्यों है? तो ये क्यों है? क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, इसलिए यह एक वायु प्रदूषक है। चलिए डी ऑप्शन सही होगा। और 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि एनपीए के बारे में सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका ये देखते हैं सही कथन कौन सा है जो 35 का, ये एनपीए के बारे में, ये सी ऑप्शन, एक ऋण चुनौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इसी ऑप्शन सही होगा कि यह एक ऋण चुनौती है जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है तो उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। सी आंसर सही होगा, सी ऑप्शन। 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा राशि कितना था? न्यूनतम 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कितना न्यूनतम जमा राशि था उसमें? तो उसमें ये 50 करोड़ रुपया न्यूनतम जमा राशि था। अधिकतम जितना कर सकते हैं लेकिन कम से कम 50 करोड़ जमा करना था सभी बैंकों को, 14 बैंकों को। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, EBITDA का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा साथियों।
38 नंबर है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो ये पांडिचेरी किया है। पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है। 39 नंबर है न्यूनतम मजदूर अधिनियम नियम दो बार आ गया। कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह एक्ट कब पारित हुआ था? बताइएगा। न्यूनतम मजदूर अधिनियम है जो कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये एक्ट है जो 1948 में पारित हुआ था। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और 1948 में ये अधिनियम पारित हुआ था। राष्ट्रीय लघु बचाव कोष NSSF की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय लघु बचाव कोष NSSF का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1999 यानी कि सी ऑप्शन सही है, 1999 में हुआ था। एक्सॉम मिशन 4 AX4 के लिए किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को नियुक्त किया गया है? एक्सॉम मिशन 4 AX4 के लिए किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो ये शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को नियुक्त किया गया है। 41 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं साथियों। 42 नंबर क्या कह रहा है? विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है। 42 नंबर कौन सा सही है ये पूछ रहा है। विचार करते हुए देखिए कौन सा सही है। यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्राज़ील और चीन सबसे बड़े कृषि निर्यातक देश है। यूरोपीय संघ में अमेरिका, ब्राज़ील और चीन जो है सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है। तो हाँ ये सही है। भारत के योगदान के सातवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सात लिखा गया, सातवां होगा शायद। सातवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो हाँ ये भी सही है। तो इसका कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा था। तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य होगा। 42 का ये पहला दूसरा दोनों सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। 42 का सी। 43 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का चौथा संस्करण वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किस शहर में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का चौथा संस्करण वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद किस शहर में आयोजित किया गया? बताइएगा किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये हो जाएगा, ये भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है। भारत में विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल होता है MRO में स्वचालित मार्ग से कितना प्रतिशत FDI की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये हो जाएगा 100% FDI की स्वीकृति प्रदान की है। 44 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 45 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन किस लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री किसे चुना गया? इस मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शुभांशु शुक्ला को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर है। नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये किया है अनिल चौहान ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर है। हाल ही में एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण थीम के साथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण ये थीम था। इसके साथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भारत में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में किया गया है। 48 नंबर है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सुश्री और ई समन ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सुश्री और ई समन ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किसे किया गया है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ग्रिन्सन जॉर्ज को नियुक्त किया गया है, ग्रिन्सन जॉर्ज को। लास्ट क्वेश्चन है साथियों। 10वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। बी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली होगा इसका आंसर। चलिए साथियों, ये टेस्ट नंबर 4 ख़त्म हुआ और अब टेस्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि इस वीडियो में 2 टेस्ट देखेंगे, टेस्ट 4 और टेस्ट 5। 4 ख़त्म हुआ, टेस्ट 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि खान सर के द्वारा कराया जाता है। खान सर के द्वारा
कराया जाता है। तो आइए बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में, देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंक जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? पृथक मीन्स होता है अलग, यानी किसके द्वारा अलग किया जाता है? पृथक मीन्स होता है अलग। तो दंश यानी कि 10 हो गया, 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा किसको अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। ये अंडमान मीन्स छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के द्वारा, ये कार निकोबार अलग होता है 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? वही बात को यहाँ पे घुमा के हटा के मतलब अलग तरीका से लिख दिया है। वहाँ पे 10 डिग्री लिखा था, यहाँ पे 10 डिग्री लिख दिया। 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो ये किसको करता है? अभी हमने देखा था ऊपर में जो आंसर था वही हो जाएगा अंडमान और कार निकोबार। ये देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटा अंडमान और कार निकोबार। चलिए तीसरा नंबर है, बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप कहाँ पे अवस्थित है बताइएगा साथियों? बैरन द्वीप अवस्थित है। जल्दी जल्दी से इसलिए करा देते हैं साथियों, ताकि आपका ज़्यादा समय मतलब वीडियो में ना बर्बाद हो, ज़्यादा समय वीडियो देखने में ना लगे और सारा नॉलेज भी आपके पास आ जाए। तो चलिए बैरन द्वीप अवस्थित है, बताइएगा कहाँ अवस्थित है बैरन द्वीप? तो ये बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह कौन सा भाग है बताइए? तो वो है कोंकण। कोंकण को उत्तरी भाग, देखिए भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है, तो उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा बैरन का उद्गम ज्वालामुखी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा साथियों तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनने के लिए कह रहा, तो बताइए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। क्या कह रहा है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो हाँ, ये सही बात है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूरब में स्थित है। ये गलत है, 140 नहीं है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और अब यह निष्क्रिय बना हुआ है। ये भी गलत है। पूछ रहा था कौन सा सही है, तो केवल पहला सही है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। कहाँ स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप? साथ का बताइएगा कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है तो वो अवस्थित है पुलिकट झील के समीप में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है? तो ये हो जाएगा सुमात्रा है, जो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अनात्म का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अनात्म का क्या अर्थ है? तो अनात्म का अर्थ हो गया कोई अस्थायी आत्मा नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनात्म का अर्थ है कोई अस्थायी आत्मा नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जल्दी जल्दी से सारे 50 क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, महावीर स्वामी द्वारा दी गई कौन सी शिक्षाएं मुख्य रूप से यह शिक्षा कहलाती थी? यज्ञ शिक्षा होगा, त्रय शिक्षा होगा। यहाँ पे त्रय त्रय यहाँ पे त्रय जुटेगा, त्रय शिक्षा, त्रय ऐसे त्रय होता है ना, वही त्रय शिक्षा। बताइए महावीर स्वामी द्वारा दी गई कौन सी शिक्षाएं मुख्य रूप से त्रय शिक्षा कहलाती थी? तो ये कौन सी शिक्षा कहलाती थी? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण जो है यही त्रय शिक्षा कहलाती थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण त्रय शिक्षा कहलाती थी महावीर स्वामी के द्वारा। सामवेद का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामवेद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था शास्त्रीय गानों की ध्वनि। सामवेद का मुख्य उद्देश्य था शास्त्रीय गानों की ध्वनि। 12 नंबर है, सत्याग्रह और अहिंसा कि अपने सिद्धांतों को गांधी जी किस विद्वान के विचारों से प्रभावित होकर अपनाया था? कह रहा कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह और अहिंसा को अपनाया था वो किस विद्वान के विचार से प्रभावित होकर अपनाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन रस्किन से प्रभावित होकर गांधी जी ने इस विचार को अपनाया था। महात्मा गांधी ने किस कारण से दांडी मार्च किया था? महात्मा गांधी जो दांडी मार्च किए थे, नमक सत्याग्रह, वो किस
किस कारण से किए थे 13 का? तो ये ब्रिटानी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, ब्रिटेन सरकार, वही ब्रिटेनी सरकार ब्रिटानी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ थे, इसीलिए किए थे दांडी मार्च। 14 नंबर है, लॉर्ड मेयो की हत्या किस व्यक्ति ने किया था? लॉर्ड मेयो इंग्लिश शिक्षा का जनक भी जाना जाता है, इंग्लिश शिक्षा स्टार्ट करवाया था लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो की हत्या किस व्यक्ति ने किया था? तो लॉर्ड मेयो की हत्या करवाया था शेर अली अफरीदी ने। क्या था, किस व्यक्ति ने की थी? शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो की हत्या किया था, ये ऑप्शन सही होगा। भारत के राष्ट्रपति, देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। अधिकतम अवधि कितना होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का? तो ये 6 माह और 6 सप्ताह अधिकतम अवधि होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद में राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य होंगे। राज्यों की परिषद में राष्ट्रपति द्वारा नामित, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को चुनते हैं? तो ये 12, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी 16 का सी हो जाएगा साथियों। 12 सदस्य चुनते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य को, 2 एंग्लो इंडियन को चुनते थे, जो कि अब खत्म हो गया है। और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन राज्यपाल चुनता था, वो भी खत्म हो गया। मंत्रिपरिषद राज्यों की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के अधिकतम नहीं होगा। कितना से अधिकतम नहीं होगा? मंत्रिपरिषद या लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, कहीं भी हो, तो उसमें कुल जितना भी विधायक या सांसद होते हैं उसका अधिकतम 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 15% है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उसमें राष्ट्रपति को कौन कौन चुनते हैं, कौन कौन लोग चुनते हैं? तो ये हो जाएंगे संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये देखिए, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा संसद के अंतर्गत ही आते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल नहीं है साथियों, विधानमंडल नहीं है, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद भी आता है। तो विधान परिषद के सदस्य इसलिए नहीं चुनते हैं क्योंकि विधान परिषद मात्र 6 ही राज्य में है, टोटल राज्य में नहीं है विधान परिषद, तो इसलिए मतलब ये दिक्कत हो जाएगा ना, सिर्फ 6 ही राज्य को मौका मिलेगा, बाकी राज्य के विधान मंडल है ही नहीं, तो उन लोगों को तो मौका नहीं मिलेगा, इसलिए विधान परिषद का चर्चा है ही नहीं। संसद के यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कह रहा है यहाँ पे, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 18 का सी ऑप्शन होगा साथियों। 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में हिंदी का सही पदनाम क्या है? निम्नलिखित में से भारत में हिंदी का सही पदनाम क्या है? भारत में हिंदी का सही पदनाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत संघ की राजभाषा है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। चलिए 20 नंबर देखते हैं, किसी धावक को दौड़ने के बाद उठी पेशी में ऐंठन, पेशी में ऐंठन और दर्द होता है, महसूस होता है, तो किसके संचयन से होता है? कोई अगर दौड़ता है तो उसके पेशी में ऐंठन और दर्द होता है, तो ये किसके संचयन से होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। ये 21 नंबर है, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है, बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की जाएगी? तो ये कितना यूनिट हो जाएगा? तो ये 3 यूनिट हो जाएगा साथियों, 3 यूनिट, ये ऑप्शन सही है, 3 यूनिट हो जाएगा सॉल्व करने पे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो ये इसका क्षमता हो जाएगा 10 डायोप्टर, सी ऑप्शन सही होगा, 10 डायोप्टर होगा इसका। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 23 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइएगा? ये CaO × S + H2O1, इस रिएक्शन के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा, तो इसका सही कथन हो जाएगा, 1 मिनट, कोड का प्रयोग करते, ये देखिए ऐसे पूरा क्वेश्चन आ गया, सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है, इसके बारे में सही कौन कौन सा है? तो यह बुझे चूने के घोल का प्रयोग दीवार की पुताई के लिए किया जाता है, ये सही है, सही उत्तर चुने कराना। हाँ, और दीवारों पर CaO3 की पतली परत बनाने के लिए CaO वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है, ये गलत हो जाएगा। बुझा चूना नाम से ज्ञात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक कार्बनिक यौगिक है, ये सही है, यानी 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 और 4 सही है, पहला और तीसरा गलत है, तो कौन होगा? 2, 4, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर देखते हैं, 11 ओम, 22 ओम और 33 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक पार्श्व संयोजित हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा 24 का? तो ये 6 ओम के बराबर होगा, 6 ओम, 6 ओम इसका आंसर हो जाएगा, सोल्व करने पर 6 ओम होगा साथियों, ये ऑप्शन होगा। भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युत तन्य तार, रेड लाइव वायर, और काले उदासीन तार, ब्लैक नेचुरल वायर के बीच RMS विभवांतर कितना होगा? बताइएगा कितना होगा? तो इसका ये 220 वोल्ट होगा।
26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर है सोडा अम्लीय प्रकार के अग्निशामक का रासायनिक संगठन क्या है। सोडा जो है अम्लीय प्रकार के अग्निशामक का रासायनिक संगठन क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 का ये सही हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अयौगिक है। कौन सा पदार्थ यौगिक है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शर्करा यौगिक पदार्थ है, शर्करा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये 28 का हो जाएगा। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य घटक होता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरके का मुख्य घटक होता है, ये सही नहीं है। बाकी ये 3 सही है, देख लीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है जब लोग खाद के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो यह मृदु क्षारक है। मृदु क्षारक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके उपाचयन से यूरिया उत्पन्न होता है। उपापचय से किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है, तो ये प्रोटीन के उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ध्वनि तरंग का तारतम्य निम्नलिखित में से किस विशिष्टता पर निर्भर करता है। बताइएगा कि किसी ध्वनि तरंग का जो तारतम्य है वो किस विशिष्टता पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारदर्शी यानी कि पेरियोस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं, किसी पारदर्शी यानी कि पेरियोस्कोप में 2 समतल दर्पण जो है वो रखे जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे जाते हैं। एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे जाते हैं। किसी कमानी यानी कि स्प्रिंग के बल स्थिरांक की इकाई है, क्या है, तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी, N/m। 34 नंबर क्वेश्चन है, जब एक परख नली जिसमें चूने का पानी हो मुंह से फूंक मारी जाती है, यानी कि मुंह से हवा बहाना, तब चूने का पानी दूधिया या मिल्की हो जाता है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए ऐसा क्यों होता है। तो 34 का ऐसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। PIPE डील का फुल फॉर्म पूछ रहा है। PIPE का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यह होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक इक्वालिटी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक इक्वालिटी, ये सही हो जाएगा 35 का ए। 36 नंबर है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि जो है निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो भारत का सार्वजनिक खाता का भाग है, भारत राष्ट्रीय लघु बचत निधि। 37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1935 में। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी। चलिए 37 नंबर देखते हैं, कैसेंटी क्या है, एक मिनट देखते हैं। कैस्ट्री क्या है बताइएगा। 38 नंबर कैस्ट्री क्या है, कैस्ट्री क्या है साथियों, तो ये कैस्ट्री भारत में एक इंटरबैंक नेटवर्क है, इंटरबैंक नेटवर्क है। कैस्ट्री एक भारत में इंटरबैंक नेटवर्क है, याद रखिएगा, इंटरबैंक नेटवर्क है भारत में कैस्ट्री। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है। किस जगह पर सरकारी पदक, यानी कि जो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब हैं सरकारी पदक, उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, कहाँ निर्मित होता है, तो ये होता है कोलकाता और नोएडा में। कोलकाता और नोएडा में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बताइए साथियों, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कब हुआ था। इससे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्टार्टिंग में सबसे पहले 14 बैंक का हुआ था, जो कि 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और दूसरी बार हुआ था 6 बैंकों का। तो बताइए 6 बैंक का कब हुआ था, तो 6 बैंक का 1980 में हुआ था, 1980 में, सी ऑप्शन याद रखिएगा। ऐसे याद रखिएगा, पहले सबसे पहले 14 बैंक का हुआ था, कब हुआ था पूछेगा तो 1969 में, 1969 में। और सेकेंड टाइम में हुआ था, पहले 14 बैंक का हुआ था 1969 में, और सेकेंड टाइम में हुआ था 6 बैंक का, ये कब हुआ था, तो ये 1980 में हुआ था, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 14वीं रक्षा नीति वार्ता 1 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई। 14वीं रक्षा नीति वार्ता जो है 1 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है, तो ये वियतनाम के बीच, भारत और वियतनाम के बीच आयोजित की गई। 41 का बी आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए किस देश के द्वारा, अभी जो हमारे देश के, अपने देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये फिजी से।
फिजी देश में किया गया है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। 43 का सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में चंद्रमा के क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाल ही में चंद्रमा में क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? क्रेटर का नाम चंद्रमा पे, तो बताइएगा 44 का। तो ये रखा गया है पासांग लहामू शेरपा के नाम पर। पासांग लहामू शेरपा के नाम पर चंद्रमा के क्रेटर का नाम रखा गया है, जो कि नेपाल का है, नेपाल का। 45 नंबर देखते हैं, नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया था? नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो हो जाएगा 6 से 8 अगस्त तक, यानी 6, 7, 8 ये 3 दिन हुआ था। 6 से 8 अगस्त तक, याद रखिएगा, डी ऑप्शन होगा। फिर ये भी क्वेश्चन आएगा कि पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए साथियों 46 नंबर देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया। वह पहली बार किस वर्ष बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है? शेख हसीना पहली बार कब प्रधानमंत्री बनी थी, ये पूछ रहा है, बताइएगा। तो ये 1996 में बनी थी, सबसे पहले 1996 में प्रधानमंत्री बनी थी। 47 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 8वें स्थान पर बरकरार है। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 8वें स्थान पर अभी भी बरकरार है। कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यातक देशों में प्रथम स्थान पर कौन है? कृषि का जो उत्पादन होता है उसमें प्रमुख आयात नहीं निर्यातक देश में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, बताइएगा। तो प्रथम स्थान पर यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ हो जाएगा प्रथम स्थान पर। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा बहाल की है, यानी कि आने के साथ ही वीज़ा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता? कौन सा देश वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है, बाकी सब देश के लिए किया गया है। चलिए, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किया गया। नोबेल पुरस्कार के विजेता है मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्होंने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं, उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2006 में किया गया था नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति के क्षेत्र में, ठीक ना, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आपदा प्रबंधन में देखिए, आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है नागालैंड। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुँचे।